बहुत समय पहले चित्तौड़गढ़ राज्य के राजा सूर्य प्रताप, जो कि बहुत ही दयालु, परोपकारी और न्यायप्रिय राजा थे, उनके दरबार में कई विद्वान दरबारी थे, जिनमें से एक चित्रकार ध्रुव भी था। उस दिन राजा का दरबार दरबारियों और आम जनता से भरा हुआ था। महाराज, मैंने एक तस्वीर बनाई है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपके सामने उसे पेश करना चाहूँगा। अनुमति है। राजवीर, तस्वीर लेकर आओ। अद्भुत, बेमिसाल है यह तस्वीर। इस तस्वीर की खूबसूरती अद्वितीय है। इसे सभी के सामने पेश किया जाए। मंत्री, ध्रुव को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दिए जाएं। महाराज की जय हो। हमारे राज्य में अगर किसी को भी समस्या है तो वो मुझे एक एक करके बता सकते हैं। एक फरियादी, जिसका नाम पृथ्वी था, वो हाथ जोड़कर आगे आता है। महाराज की जय हो। अगर आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आप कौन हैं? महाराज, मेरा नाम पृथ्वी है। मैं आपके ही राज्य से हूँ और मैं एक फरियाद लेकर आया हूँ। आप अपनी फरियाद सुनाइए। महाराज, मैं पेशे से मूर्तिकार हूँ और मैं अच्छी मूर्तियाँ बनाया करता था। मेरी बनाई हुई मूर्तियाँ अच्छे दामों में बिका करती थी और उसकी रकम से मेरे पूरे परिवार का जीवन यापन होता था। बहुत अच्छी बात है। फिर इसमें क्या समस्या है? महाराज, एक दिन मैंने अपने विवेक के अनुसार एक बहुत ही सुंदर सी मूर्ति बनाई और उसे बेचने के लिए बाजार ले गया। बाजार में उसे एक सड़क के किनारे पेड़ के पास रख दिया। फिर क्या हुआ? तुम्हें उस मूर्ति की तो अच्छी रकम मिली होगी। उस मूर्ति को बनाने में मैंने अपनी सारी काबिलियत लगा दी थी, इसलिए मैं उसकी अच्छी कीमत चाहता था, पर मुझे अच्छी कीमत नहीं मिल पा रही थी। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन सुबह मैंने उस मूर्ति के पास एक खत लिखा हुआ पाया, जिसे देखकर मैं काफी अचंभित हुआ। मूर्तिकार, उस खत में क्या लिखा था? मुझे स्पष्ट बताओ। महाराज, उस खत में लिखा था, ये दुनिया की सबसे बदसूरत मूर्ति है। इस बात को पढ़कर मैं बहुत हताश हो गया। उस दिन के बाद से मुझसे कोई भी मूर्ति अच्छे से नहीं बन पाती। मेरे मन में ये बात घर कर गई है कि मैं एक अच्छा मूर्तिकार नहीं हूँ। मूर्ति बनाने वक्त मेरे हाथ कांपने लगते हैं और मुझे लगता है कि मुझसे अब कभी अच्छी मूर्ति नहीं बन सकती। मैं हमेशा एक मनोवैज्ञानिक चिंता से परेशान रहता हूँ। ये चिंता ना तो चैन से मुझे जीने देती है, ना सोने देती है। मूर्ति नहीं बन पाने के कारण मेरा परिवार दाने दाने का मोहताज हो गया है। मैं बड़ी आशा के साथ अपनी फरियाद लेकर आपके दरबार में आया हूँ। मुझे इस समस्या का कोई समाधान बताएं। फरियादी मूर्तिकार पृथ्वी की बात सुनकर राजा को बड़ी हैरानी होती है। ऐसा फरियादी राजा के दरबार में पहली बार आया, इसीलिए उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे उस मूर्ति की समस्या का समाधान करे। ध्रुव, समस्या कला जगत से जुड़ी हुई है, इसीलिए मैं चाहता हूँ इस समस्या का समाधान तुम ही निकालो। जो आज्ञा महाराज। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मुझे 2-3 दिनों का समय दिया जाए। हम तुम्हें समय देते हैं और हमें तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे दरबार से जाने की अनुमति दें ताकि समस्या का समाधान निकाल सकूं, और मैं अपने साथ मूर्तिकार को भी ले जाना चाहता हूं। अनुमति है। इसके बाद ध्रुव पृथ्वी को लेकर अपने घर आता है और उसे एक कमरे में आराम करने के लिए कहता है। फिर ध्रुव चित्रकारी करने लगता है और एक सुंदर सी चित्र बनाता है। कैसी दिख रही है ये चित्रकारी? अद्भुत, बेमिसाल है ये चित्रकारी। चलो हम लोग इस चित्र को लेकर शहर चलते हैं। ठीक है। दोनों उस चित्रकारी को लेकर शहर जाते हैं। शहर के चौराहे पर उस चित्रकारी को टंगवा देते हैं और उसके नीचे लिख देता है कि जिस किसी को भी इस चित्रकारी में कोई भी कमी नजर आए तो वो काले कलम से एक निशान लगा दे। शाम ढलने पर जब चित्रकार उस मूर्तिकार को लेकर चौराहे पर पहुंचा तो देखता है कि पूरी की पूरी चित्रकारी काले कलम के निशान से भरी पड़ी थी। पूरी चित्रकारी बर्बाद हो चुकी थी। ध्रुव, आपने इतनी सुंदर चित्रकारी क्यों बर्बाद कर दी? अब ये किसी काम की नहीं रही। कोई बात नहीं, चलो अब हम घर चलते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप करना क्या चाहते हैं। इससे तो बेहतर होता कि आप मेरी समस्या के समाधान के बारे में कुछ सोचते। हाँ, मुझे ध्यान है तुम्हारी समस्या के बारे में। मैं कुछ सोचता हूँ। अभी घर चलते हैं। दोनों घर वापस आ जाते हैं। फिर ध्रुव पृथ्वी को आराम करने के लिए कहकर खुद एक चित्रकारी बनाने लगता है और वो एक आधी अधूरी चित्रकारी बनाता है। अगली सुबह उस तस्वीर को वो मूर्तिकार को दिखाता है। कैसी दिख रही है ये चित्रकारी? पर ये तो अधूरी चित्रकारी है। अभी तो इसमें बहुत काम बाकी है।
हाँ हाँ, कोई बात नहीं, चलो हम लोग शहर चलते हैं। दोनों चित्रकारी को लेकर शहर के उसी चौराहे पर आते हैं। ध्रुव उस आधी अधूरी तस्वीर को उसी चौराहे पर टंगवा देता है और इस बार उसके नीचे लिखता है कि ये चित्रकारी आधी अधूरी है, कृपया उसे पूरा करे और इसे और भी सुंदर बनाए। फिर दोनों वहाँ से दूर चले जाते हैं। पृथ्वी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ध्रुव करना क्या चाहता है। दोनों शाम को उसी चौराहे पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्होंने आधी चित्रकारी टांगी थी। वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि चित्रकारी सुबह की तरह ही अभी भी आधी अधूरी टंगी है। उसमें न तो किसी कलम के निशान थे और न ही किसी ने उसे पूरा करने की कोशिश की थी। ये सब देख मूर्तिकार को अब सारा माजरा समझते देर न लगी। अब पृथ्वी को अपनी सारी समस्याओं का समाधान मिल गया था। उसके मुरझाए हुए चेहरे पर आत्मविश्वास और प्रसन्नता साफ साफ झलक रही थी। आपने मेरी बुद्धि पर पड़े पर्दे को हटा दिया। अब मुझे सब कुछ स्पष्ट और साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम्हारे अंदर का मूर्तिकार एक बार फिर जीवित हो गया। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अगले दिन चित्रकार और मूर्तिकार दोनों राजा के राज दरबार में उपस्थित होते हैं। मूर्तिकार, क्या तुम्हें अपनी समस्या का समाधान प्राप्त हुआ? महाराज की जय हो। मेरी समस्या का समाधान चित्रकार ध्रुव ने बड़ी ही अक्लमंदी से कर दिया है। इसके बाद मूर्तिकार ने सारी कहानी राजा को बताई। सभी दरबारी और जनता ध्रुव की तारीफ में वाह वाह करने लगे। पृथ्वी, इन सारी घटनाओं से तुम्हें क्या शिक्षा मिली? महाराज, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ये दुनिया वाले अपनी सारी ऊर्जा केवल दूसरों की कमियां निकालने, बुराई करने और नीचे गिराने में खर्च करती है। ये मनुष्य के विवेक पर निर्भर करता है कि वो उन नकारात्मक ऊर्जा से कैसे बचे। हर किसी का अपना नजरिया होता है, पर किसी और के नजरिए से अपनी जिंदगी की दिशा और दशा कभी तय नहीं की जा सकती है। हमें अपनी जिंदगी की दशा और दिशा खुद तय करनी पड़ती है। मूर्तिकार, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम्हारे दिल और दिमाग से नकारात्मकता का कोहरा साफ हो गया और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें पुनः प्राप्त हो गया। अब तुम अपनी जिंदगी एक नए सिरे से आरंभ करो। मैं इस उपकार के लिए सदा आपका ऋणी रहूंगा। अब मुझे आज्ञा दें ताकि मैं पुनः अपनी कला में पूरी तन्मयता से जुट जाऊं। ध्रुव, हम तुम्हारी काबिलियत से बहुत खुश हुए और हमें तुम्हारी दरबारी पर नाज है। हम आज से तुम्हें महामंत्री का ओहदा देते हैं। महाराज की जय हो। एक बार विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय के मन में एक दिन बड़ा सा शिवालय बनाने की इच्छा जागी और इसीलिए उन्होंने अपने खास मंत्रियों को बुलाया और उन्हें शिवालय के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढने को कहा। कुछ ही दिनों में एक अच्छी जगह को शिवालय के लिए सभी ने चुन लिया। राजा ने भी उस जगह को पसंद किया और वहाँ काम शुरू करने की इजाजत दे दी। मंदिर बनाने का पूरा जिम्मा राजा ने एक मंत्री को सौंप दिया। वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर उस जगह की साफ सफाई करवाने लग गए। तभी वहाँ खुदाई के दौरान शंकर जी की एक सोने की मूर्ति मिली। सोने की मूर्ति देखकर मंत्री के मन में लालच आ गया और उसने लोगों को कहकर उस मूर्ति को अपने घर में रखवा दिया। उन साफ सफाई करने वालों में से कुछ लोग तेनालीराम के खास थे। उन्होंने सोने की मूर्ति और मंत्री के लालच के बारे में तेनालीराम को बता दिया। इन सारी बातों का पता चलने के बाद भी तेनालीराम ने कुछ नहीं किया। वो बस सही वक्त का इंतजार करते रहे। कुछ दिनों के बाद मंदिर के लिए सुनिश्चित की गई जगह पर भूमि पूजन करने का मुहूर्त निकाला गया। सब कुछ अच्छे से होने के बाद राजा दरबार में अपने मंत्रियों के साथ मंदिर के लिए मूर्ति बनवाने की बातचीत करने लगे। उन्होंने अपने सारे मंत्रियों से इसके बारे में राय मांगी। सबसे बात करने के बाद भी राजा मूर्ति को लेकर कुछ फैसला नहीं कर पाए। राजा ने अगले दिन फिर अपने सारे मंत्रियों को दरबार में मूर्ति के बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया। तभी एक जटाधारी सन्यासी दरबार में आए। हे मुनिवर, आपका हमारे दरबार में स्वागत है। बताइए मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हे राजन, मुझे स्वयं महादेव ने भेजा है।
मैं जानता हूँ कि आप लोग शिव मंदिर बनाने की सोच रहे हो और वहाँ स्थापित करने के लिए मूर्ति कैसी हो उस पर चर्चा कर रहे हो। इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। जटाधारी सन्यासी की बातें सुनकर दरबार के सारे मंत्री चौंक गए। तभी सन्यासी ने राजा से कहा, राजन, भगवान शिव ने मुझे खुद आप लोगों की परेशानी दूर करने के लिए स्वयं यहाँ भेजा है। क्या खुद भगवान शिव ने आपको हमारी मदद करने भेजा है? हाँ राजन, स्वयं महाकाल ने मुझे भेजा है। शिव शंभु ने कहा कि उन्होंने अपनी एक सोने की मूर्ति आपके लिए भेजी है। तभी जटाधारी सन्यासी ने अपनी उंगली एक मंत्री की तरफ दिखाते हुए कहा कि राजन, उस मूर्ति को भगवान ने इस मंत्री के घर में रखा है। आप उसी सोने की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। बस यही संदेश देने मुझे खुद भगवान शिव ने यहाँ भेजा था। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए राजन। जरूर प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं आपकी और कोई सेवा कर सकता हूँ मुनिवर? नहीं राजन, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर सन्यासी वहां से चले गए। सन्यासी की बात सुनकर वो मंत्री डर के मारे कांप रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा कि इस जटाधारी को आखिर मूर्ति के बारे में कैसे पता चला होगा। अब उसे राजा के सामने ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि खुदाई के दौरान उसे सोने की मूर्ति मिली थी। इन सब बातों के होने के बाद महाराज ने दरबार में नजर दौड़ाई और तेनालीराम को ढूंढा, लेकिन तेनालीराम कहीं नजर नहीं आए। तभी कुछ देर बाद तेनालीराम दरबार में आए। उन्हें देखते हुए सब जोर जोर से हंसने लगे। तभी एक मंत्री ने कहा, अच्छा, तो यही थे वो जटाधारी सन्यासी। आपने अपनी जटाएं और कपड़े तो उतार दिए, लेकिन माला उतारना भूल गए सन्यासी महाराज। सबको हंसते देख महाराज भी मुस्कुराने लगे और तेनालीराम की तारीफ करते हुए मंदिर का काम करवाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पे सौंप दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच करना गलत है। हमेशा सरल और अच्छे मन से कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से लोगों के सामने कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ता।